तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अभी यहाँ पे जो फिजिक्स का सेट चल रहा है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, आज जो चैप्टर आपको दिखने के लिए मिलेगा दोस्त इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से। दोस्त अभी तक के आरआरबी ने जितने भी क्वेश्चन इस इलेक्ट्रिसिटी से पूछे होंगे उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक एक करके देखेंगे, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, यानी कि इजी हो या हार्ड हो, हर एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि देखेंगे। ठीक है, आरआरबी ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं। दोस्त क्या है ना कि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको आते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक करके हम डील करेंगे। ठीक है, चलिए क्या करते हैं कि शुरू कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा, देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कर रहा है कि एसी और डीसी कहता है किसके रूप में होते हैं। ठीक है, एसी और डीसी किसके रूप में है तो होते हैं ये कहा जा रहा है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर तो आपको कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह के रूप में, क्या इसके रूप में होता है। दूसरा इसमें कह रहा है देख लीजिए कि पानी के प्रवाह के रूप में, तीसरा वोल्टेज के प्रवाह के रूप में, और चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है दोस्त हवा के प्रवाह के रूप में। देखिए दो ही रूप में हो सकता है, या तो हो सकता है कि धारा के रूप में प्रवाह हो सकता है या तो वोल्टेज के रूप में। ये हवा पानी के रूप में प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों दो रूप में होता है, वोल्टेज या तो धारा के रूप में। आखिर ये दोनों में से किसके रूप में एसी और डीसी जो है प्रवाह होता है, यही हमें जानना है। देखिए नाम से ही पता चलता है, नाम इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि एसी मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी मतलब क्या डायरेक्ट करंट, दोनों में करंट आता है। मतलब स्वाभाविक रूप है कि एसी और डीसी जो होगा वो करंट यानी धारा के रूप में प्रवाह होगा। किसके रूप में, धारा के रूप में। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, धारा के रूप में प्रवाह होगा। दोस्त एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। दोस्त सेकेंड नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि यदि तार की लंबाई को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। अगर तार के लंबाई को मान लीजिए कि आधा आप कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लीजिए आपको हम बताते हैं कि तार की लंबाई जो होती है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। मतलब प्रतिरोध जो होता है वो तार के लंबाई के समानुपाती होती है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे तार का लंबाई बढ़ेगा घटेगा वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, क्योंकि समानुपाती होती है। मतलब कि आर समानुपाती किसकी होती है, लंबाई की। आर समानुपाती लंबाई की होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्रतिरोध को इसमें क्या किया जाता है, लंबाई को क्या किया जाता है, आधा कर देते हैं, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कि आधा हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट किसके माप के द्वारा जो है मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है ये बताना है। देखिए एसी करंट जो होता है, या सीधा कहिए कि करंट जो होता है वो आमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा, आमीटर के द्वारा मापी जाती है। आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आमीटर ये मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। आमीटर, प्रेरण आमीटर, इसी के द्वारा क्या होता है ना दोस्त कि मापा जाता है धारा जो होता है सो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा का सूत्र कहता है डैश बटे समय होता है। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है ये ध्यान में रखिएगा, I बराबर जो होता है Q/T होता है। क्या होता है, I बराबर Q/T होता है। तो स्वाभाविक रूप है कि ऊपर जो भराएगा वो Q भराएगा यानी कि आवेश भराएगा, तो आवेश बटे समय यानी कि Q/T होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आवेश Q/T होता है, उसी को विद्युत धारा के रूप में मापते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, यानी विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कहते हैं। ये अगर आप पढ़े होइएगा तो शायद आपको पता होगा कि विद्युत धारा के प्रवाह क्या होता है। जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है। देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आवेशों के प्रवाह जो होता है वो विद्युत धारा कहलाता है। क्या, आवेशों का प्रवाह। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। आवेशों के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आवेश जानते होइएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो प्रवाह होती है वही क्या कहलाता है कि आवेश कहलाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, देखिएगा देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें कहता है कि धारा का प्रवाह का शक्ति का विरोध जो है न्यूनतम हो सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, इसमें धारा के विरोध जो होगा वो न्यूनतम होना चाहिए। ये इसमें से किसमें होगा, देखिए न्यूनतम किसमें होता है, जो अच्छा सुचालक होता है, बहुत अच्छा होता है। जिसमें प्रतिरोध होता ही नहीं है फिर भी करंट प्रवाहित होता है उसे हम सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि विरोध जो होगा वो विरोध की शक्ति न्यूनतम होगा, मतलब कि वो सुचालक होगा।
ठीक है, क्या होगा, सुचालक होगा, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, सुचालक। अगर इसी में कह देता कि विरोध जो है बिल्कुल होता ही नहीं है फिर भी करंट प्रवाहित होता है तो वो सुपर कंडक्टर होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि डैश चालक का कहता है कि प्रतिरोध कहलाता है। तो इसमें से बताना है कि कौन जो है चालक का प्रतिरोध कहलाएगा। ये तो ध्यान रखिएगा, ओम्स के लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर आई आर जानते हैं, V बराबर आई आर जानते हैं। लेकिन अब इसमें V और I के रूप में क्या करना है कि हमें इसका रेशियो निकालना है। तो V बराबर क्या होता है, यहां से R बराबर क्या, R V बराबर आई आर होता है। तो यहां से क्या कीजिए आप कि यहां से निकाल लीजिए R का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। V बाई आई यानी V और I का अनुपात होगा, किसका, V और I का अनुपात। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ऐसा नहीं कि ये फोर्थ नंबर मार दीजिएगा, ठीक है, अंतर मत मार दीजिएगा, या आप ये इसमें से कोई मत मार दीजिएगा, मतलब V पहले है I बाद में है तो ये V और I का अनुपात होगा, न कि I और V का अनुपात कर दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओम के नियम जानते होइएगा, उसको गणितीय रूप में हम लोग जो है क्या करते हैं कि पढ़े हैं, गणितीय रूप में क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर होता है ना, V बराबर आई इंटू आर होता है। तो गणितीय रूप होता है ये ओम्स लॉ से। लेकिन चलिए इसमें क्या दे दिया है, इसमें देख लीजिए, इसमें आपको दे दिया है क्या, V दे दिया है विभवांतर, I दे दिया है आपको चालक का जो है क्या प्रवाहित होने वाली धारा दे दिया है, R दे दिया है प्रतिरोध। अब ये है तो इसको गणितीय रूप में क्या लिखा जाएगा यही हमको इसमें जानना है। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ओम्स के लॉ से V बराबर आई इंटू आर, V बराबर आई इंटू आर होता है। अब इसमें से देख लीजिए इन चारों ऑप्शनों में से I बराबर ही दिया हुआ है, सिर्फ चौथा नंबर जो दिया हुआ है V बराबर आई बटे आर। तो V बराबर आई बटे आर तो होता नहीं है क्योंकि V बराबर आई इंटू आर होता है। अब इसको क्या कर दीजिए, आपकी I का मान निकाल लीजिए और चुन लीजिए कि तीनों में से कौन होगा, क्योंकि चौथा होगा नहीं। तो I बराबर जब निकालिएगा तो I बराबर क्या होगा, V बटे आर, V बटे आर। अब V बटे आर इसमें से ऑप्शन में कौन सा होगा, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा। तो सेकेंड नंबर आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, गणितीय रूप में जब निकालिएगा तो यही आएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत सर्किट में कहता है कि दो बिंदुओं के बीच अगर इकाई आवेश द्वारा स्थानांतरण होता है और उसके द्वारा किया गया कार्य होता है तो वो क्या कहलाता है। बहुत आसान मतलब सवाल है। देखिए दो विभवांतर है, दो विभवांतर के बीच अगर कोई किसी भी बिंदु को आवेश को उठा करके लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है कि विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच अगर किसी आवेश को उठा करके हम लाते हैं तो वो लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। इसको भी से सूचित करते हैं। इसका आपका बोल्ड जो होता है क्या होता है कि एसआई मात्रक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में क्या कहता है कि यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज के मान में क्या होगा। बहुत अच्छा है। देखिए 5 ओम दे दे, 10 ओम दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये चीजें देखना है कि धारा में वृद्धि हो रहा है या कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि धारा में वृद्धि हो रही है, धारा में वृद्धि हो रही है तो वोल्टेज में क्या होगा। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ओम्स के लॉ से कि V समानुपाती I होता है। मतलब वोल्टेज अगर बढ़ता है तो धारा का मान बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो धारा का मान घटेगा। तो यहाँ जो है जान लीजिए कि धारा का मान अगर क्या कर रहा है कि बढ़ा रहा है तो स्वाभाविक रूप से वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। धारा का मान अगर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये चीज कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है बिजली का कुचालक है। ठीक है, कुचालक हमें इसमें चुनना है कि कौन कुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, देखिए आपको हम बताते हैं बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर इसमें है कौन, तो देख लीजिए 3 ऑप्शन दे दिया है, 3 में से किसी को पहचानना है। 3 ग्रुप दिए हुआ, पहला ग्रुप में देख लीजिए, पहला में कहता है कि आपको क्या माइका और क्वार्ज कह रहा है, तो माइका और क्वार्ज होगा। या दूसरा नंबर में आपको दे दिया है धातु और रबर, और तीसरा नंबर में आपको कह रहा है कि धातु और माइका। दोस्त इन तीनों में से कौन सा ग्रुप है जो विद्युत यानी बिजली का कुचालक है, जिससे करंट प्रवाहित नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो आपको हम बता देते हैं, इसे तो देख लीजिए रबर में भी करंट प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन रबर के साथ आपको क्या दे दिया है, धातु दे दिया है। तो धातु से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तो उसको तो लेंगे ही नहीं। माइका है, माइका में भी क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन उसके साथ क्या दे दिया, धातु दे दिया है, वो भी नहीं होगा क्योंकि धातु से भी करंट प्रवाहित होती है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर आपको क्या है, पहला नंबर ये कह रहा है कि माइका और क्वार्ज। तो दोस्त ये जो माइका और क्वार्ज जो होता है वो विद्युत का
कुचालक होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इन चारों में से ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर होगा कि केवल ए नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, कि माइका और क्वार्ट्ज, इससे ये क्या है कि विद्युत का कुचालक है, इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल जो है बिजली का चालक नहीं है, मतलब उससे करंट प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा घोल है ये हमें जानना है। तो जान लीजिए, आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि ग्लूकोज का घोल, ये सेकेंड नंबर। ग्लूकोज का घोल जान लीजिए कि ग्लूकोज का घोल से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि यदि चालक के सिरों के बीच क्या है विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़ लिए। आपको हम क्या बताए थे कि विभवांतर को भी से सूचित करते हैं, तो भी से सूचित करते हैं। भी जो है समानुपाती किसके होते हैं, ओम्स के लॉ से अगर देखा जाए तो भी समानुपाती आई की होती है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तब तो रेजिस्टेंस आर जो है क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। तो इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि विभवांतर को दोगुना कर दिया जाता है, मतलब भी को दोगुना करेंगे तो भी जो है समानुपाती आई क्या है, भी जितना बढ़ेगा उतना धारा का मान भी बढ़ जाएगा। तो भी अगर दोगुना हो रहा है तो धारा का मान भी दोगुना हो जाएगा, भी अगर आधा हो जाएगा तो धारा का मान भी आधा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीजें, क्योंकि समानुपाती है ओम्स लॉ से, तो ये भी क्या हो जाएगा कि दुगुना हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि दुगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिखा देते हैं आपको, देखिएगा देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध क्या है कि दुगुना हो जाता है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, तो इसमें विद्युत धारा आधी हो जाती है। ये किस कंडीशन से होगा, किस सूत्र से होगा, ये इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए कि प्रतिरोध को दुगुना कर दीजिए और विद्युत धारा का दुगुना कर दीजिए। दुगुना करने के बाद क्या होता है कि यह किस कारण से होगा ये हमें देखना है। ठीक है, इन ऑप्शन में से तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ओम्स के लॉ से क्या जानते हैं दोस्त, ओम्स के लॉ से V बराबर जो है I इंटू आर होता है, I इंटू आर होता है। आपका करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये सेकेंड नंबर होगा, ये सेकेंड नंबर I बराबर जो है V बटे आर, क्या I बराबर V बटे आर। इसमें प्रतिरोध को अगर दुगुना कर दीजिएगा तो ये चीजें जान लीजिए कि धारा जो होगा क्या होगा कि आपका आधा हो जाएगा, विद्युत धारा क्या हो जाएगा कि आधा हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा देख लीजिए, यहां से दुगुना कर दीजिए, प्रतिरोध को क्या कीजिए कि दुगुना कर दीजिए। तो V बराबर I इंटू आर होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। तो I का मान यहां से निकालिएगा तो V बाई आर हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। यहीं से अगर दुगुना कर दीजिएगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, स्वाभाविक रूप है कि आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये इसलिए क्या है कि सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि करेक्ट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैथमेटिकली रूप में जो है पूछे जाते हैं ये, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के संबंध में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है। इन चारों विकल्प को देखिए और सही हमें पहचानना है। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला नंबर विकल्प देखिए क्या कह रहा है दोस्त, पहला नंबर विकल्प ये कह रहा है कि धातु के चालक में केवल ऊर्जा स्तरों की गति होती है। बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ ऊर्जा स्तरों की गति नहीं होती है, ये गलत दे दिया है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको क्या कहा जा रहा है कि धातु के चालक में इलेक्ट्रॉन्स की, केवल इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये सेकेंड नंबर मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी अगर सर्किट से या किसी भी कंडक्टर से अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है यदि धारा को दुगुना और विभवांतर को क्या किया जाए, आधा कर दिया जाए, तो इसमें से कौन सा आएगा, ये कंडीशन हमें देखना है। तो ओम्स लॉ से हम लोग चलते हैं। ओम्स लॉ से क्या होता है कि V बराबर I इंटू आर होता है। क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। अब ये चीजें जान लीजिए कि क्या क्या चीज इसमें दुगुना किया जा रहा है और क्या आधा कर रहा है। तो धारा को दुगुना कर दिया जाता है, मतलब I के जगह पे 2I रख देंगे। उसके बाद जान लीजिए कि विभवांतर यानी कि V को आधा कर दिया जाता है, V के जगह पे V/2 रख देंगे। तो I और V में कंडीशन है, मतलब R का मान यहां से निकाल लीजिए। तो R के मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, R बराबर क्या होता है दोस्त, R बराबर जो V/I हो जाएगा, V/I हो जाएगा। अब धारा को क्या कीजिए कि आधा कर दीजिए, तो धारा को आधा कर देंगे और वोल्टेज को, विभवांतर को क्या कर देंगे, नहीं धारा को दुगुना करता है ना, धारा को दुगुना कर दीजिए, विभवांतर को आधा कर दीजिए। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए कितना आ गया, 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, मतलब कि 1/4 हो गया ना। तो प्रतिरोध कितना हो गया, 1/4 हो गया। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 1/4 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा।
हाँ, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी चालक के प्रतिरोध क्या है कि प्रतिरोध पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बताना है कि किसी भी चालक के प्रतिरोध पर इसमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो जान लीजिए कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के भी समानुपाती होती है, उसके बाद मोटाई के क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तापमान के समानुपाती होती है। तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा। ये चीजें होता है, इसमें आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जो देख रहे हैं इसे, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर आकृति का क्या है कि विद्युत चालक पे किसी तरह का क्या होता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के ताप की क्या है कि विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है। तो इसमें प्रभावित करेगा, इसमें से कौन सा करेगा ये हमें जानना है। देखिए इसमें तो सबसे सब करेगा, इसमें मोटाई भी करेगा, आपका आकृति तो करते ही नहीं है। उसके बाद आपको बताते हैं सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है, जान लीजिए कि तार के प्रतिरोध को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कौन करता है, ये फर्स्ट नंबर। क्या, तारों के पदार्थ की प्रकृति। तारों के पदार्थ की प्रकृति क्या होता है कि सबसे ज्यादा प्रतिरोध को प्रभावित करता है, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, एक जो है आंतरिक गुण होता है। किसी भी चालक का क्या होता है कि प्रतिरोध आंतरिक गुण होता है, तो उसके प्रकृति पे भी डिपेंड करता है। मान लो कि अगर तार जो है तांबा है तो उसका प्रतिरोध कुछ और होगा, चांदी है उसका प्रतिरोध कुछ और होगा, उसके बाद लोहा है तो उसका प्रतिरोध कुछ और होगा, एल्युमिनियम है तो उसका प्रतिरोध कुछ और होगा। तो तार के पदार्थ की जो प्रकृति होती है उस पर डिपेंड करता है प्रतिरोध, ठीक है, और उसी पे क्या होता है कि प्रभावित होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि अगर प्रतिरोध को क्या किया जाए कि समांतर क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो परिणामी प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा। देखिए समांतर में जैसे ही जोड़िएगा प्रतिरोध को, वैसे पहले वाला उसमें जितने भी प्रतिरोध होते हैं, क्योंकि समांतर में कब जोड़ेंगे, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध होगा तब उसको हम क्या करेंगे कि समांतर में जोड़ेंगे। सिर्फ एक प्रतिरोध को थोड़ी ना जोड़ सकते हैं, कम से कम दो होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोध अगर होगा उसको समांतर में जोड़ेंगे तो उसमें जो सबसे कम प्रतिरोध होगा, उसमें जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उसका रिजल्ट जो आएगा उससे भी कम आएगा, उससे भी कम आएगा। मान लीजिए कि दो प्रतिरोध है, एक 5 ओम के है, एक 10 ओम के है, तो अगला जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वो 5 ओम, जो दोनों में से सबसे कौन है, कम है, 5 ओम है, तो अगला जो रिजल्ट आएगा प्रतिरोध का वो 5 ओम से भी कम आएगा, 5 ओम से भी कम हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे कम प्रतिरोध से भी कम आएगा इसका प्रतिरोध। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसीलिए क्या होता है ना कि घर के वायरिंग जो देखते होइएगा वो समांतर क्रम में किया जाता है कि उसका ज्यादा रेजिस्टेंस ना आए, ज्यादा प्रतिरोध ना आए, ठीक है। तो बिजली खपत ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा तार हीट नहीं होगा, इसलिए घर के वायरिंग जो होते हैं वो समांतर क्रम में किया जाता है। वही सीरीज में अगर करता है, श्रेणी क्रम में करता है, तो दो या दो से अधिक अगर प्रतिरोध अगर जोड़ रहे हैं तो उसमें अगर जो सबसे कम प्रतिरोध है उसमें सबसे जो ज्यादा प्रतिरोध है उससे कहीं ज्यादा प्रतिरोध आता है। जैसे कि 5 ओम है, 10 ओम है, 15 ओम है, तीनों को हम क्या करते हैं कि श्रेणी में जोड़ देते हैं। इसमें सबसे अधिक कौन है, 15 ओम वाला है, और रिजल्ट जो तीनों को जोड़ करके आएगा वो 15 ओम से कहीं ज्यादा आएगा। तो इसलिए सीरीज का कनेक्शन जो है घर के वायरिंग में नहीं किया जाता है कि उसमें प्रतिरोध सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका प्रयोग जो है उसमें किया जाता है, तो उसके किस गुण धर्म के कारण जो है इसमें किया जाता है, या क्या गुण धर्म होना चाहिए विद्युत फिलामेंट को बनाते समय। देखिए किसी भी विद्युत फिलामेंट को अगर बनाते हैं ना तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस यानी कि जान लीजिए कि प्रतिरोध जो होता है वो काफी हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए उसका रेजिस्टिविटी जो होता है सो, ठीक है। और गलनांक भी हाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रतिरोधकता जो है रेजिस्टिविटी हाई हो और उसका गलनांक कम हो, तो ऐसा नहीं कि तुरंत जलेगा उसका तुरंत गल जाएगा। तो देखते हुए बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो काफी रंग उजला हो जाने के बाद ही गलता है, लगभग 35-37 डिग्री सेल्सियस जाने के बाद क्या होता है कि बल्ब का फिलामेंट गलता है, ठीक है। वैसे ऑक्सीकृत हो जाने के बाद तो कभी भी गल सकता है, कभी भी टूट सकता है, लेकिन गलने की जहां तक की बात हो गया वहां, तो गलनांक भी हाई होना चाहिए, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता जो होना चाहिए वो भी हाई होना चाहिए, दोनों होना चाहिए किसी भी बल्ब के फिलामेंट को बनाते समय। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा चलिए दोस्त, ये सेट में इतना ही क्वेश्चन था और अभी और बचे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, विद्युत धारा से, क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि विद्युत धारा से क्या होता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी और सेट आने वाला है, इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी सेट आएगा वो आपके एग्जाम के लिए काफी मदद होने वाला है, काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल जो है मिस मत कीजिएगा, जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ERCB सर के नाम से एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, पैसा नहीं लगता इसके लिए, ठीक है। तो इसे फटाफट इंस्टॉल कीजिए और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, और जो लोग कर रखे हैं दोस्त अपने दोस्तों में जाकर के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अब हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉप सेट क्या करेंगे कि हम इसी समय इसी चैनल पे सेम टाइम में हम लेकर के आएंगे, ठीक है। अभी हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।